यार ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो मुझे इधर 2 करना था, लेकिन मैं ऐसे 2 नहीं लिख सकता, ये गलत तरीका है। मुझे इस पूरे कंपाउंड को ही 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, वो चलेगा। हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लेक्चर 1 देख चुके हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको समझाया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण का क्या मतलब है, कैसे इनको लिखा जाता है, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनमें से हमने कुछ का उदाहरण देखा था और भी बहुत कुछ समझा था हमने लेक्चर नंबर 1 में। तो लेक्चर नंबर 1 जो था वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अभी जो लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सीखना है रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित कैसे करें। और संतुलित करने के लिए आपने तीर एंड तुक्का मेथड यानी हिट एंड ट्रायल मेथड सीखा होगा अभी तक। मतलब कि हम तुक्का लगाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से संतुलित करना है। लेकिन मैं आपको उससे एक अच्छा तरीका बताऊंगा। मतलब जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उसमें अगर हम एक चीज़ और जोड़ दें तो वो मेथड बहुत एफिशिएंट बन जाता है। मतलब मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाने वाला हूं जिससे आप रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि रासायनिक समीकरण को मैं संतुलित करना बताऊं आपको, पहले आप ये समझो कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है सीधा सीधा एग्जाम में कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अभिकारकों के पास जितने तत्व हैं और उत्पाद के पास जितने तत्व हैं सब बराबर बराबर मात्रा में होने चाहिए। अभिकारक आप समझते हो, जैसे यहाँ पर जो रिएक्शन है Fe+H2O, ठीक है, इनको रिएक्ट कराया गया तो क्या बन रहा है Fe3O4 प्लस में H2। तो अभिकारक का मतलब है ये जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इनको बोलते हैं अभिकारक, यानी Fe अभिकारक है और H2O अभिकारक है। और उत्पाद का क्या मतलब हुआ कि जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बना है Fe3O4 और H2, तो ये उत्पाद हो गए। अब जो ये अभिकारक हैं इनके पास कौन कौन से तत्व है, Fe है, H है और O है, ये 3 तत्व हैं, ठीक है ना। याद रखना मैं तत्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 3 ही है, FeO और H, ये तीनों हैं। लेकिन क्या इनकी जो परमाणुओं की संख्या वो बराबर बराबर है? नहीं। यहाँ पर Fe तो 1 है लेकिन यहाँ पे Fe 3 है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। चलो H2 तो ठीक है, H2 है, H2 है, नहीं दो दो हैं H के, ठीक है, तो ये बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन का देखो 1 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो मतलब ये संतुलित नहीं है। तो जो रिएक्शन संतुलित नहीं होती है उसको हम बोलते हैं कंकाली समीकरण, यानी कि ये भी एक कंकाली समीकरण है, इसको हमें संतुलित करना है। तो जैसे ही मैंने इसको संतुलित किया, मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पर 3 था, तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 3 Fe। अब कैसे संतुलित करते हैं मैं उसको तरीका भी आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन जस्ट मैं अभी सिखा रहा हूँ कि संतुलित का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब 3 Fe हो गए। लेकिन सिर्फ Fe को बैलेंस करने से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि प्रत्येक तत्व, जो भी तत्व हैं, प्रत्येक तत्व बराबर बराबर होने चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ Fe को बराबर बराबर करा है, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो पहले से बराबर था, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर तो 1 ही है, अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से 4 नहीं लगा सकता। अगर मुझे 4 गुना करना है तो 4 यहीं पे लगाना पड़ेगा। मतलब क्या कि इसके पहले देखो यहाँ पे मैंने 4 लगाया। अब इससे दिक्कत ये होगी कि यहाँ पर 4 गुणा में O, 4 O हो गए, यहाँ पर भी 4 हैं। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ा जाएगा। हाइड्रोजन पहले से बैलेंस था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 4 लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता ना 4, यहीं लिखना पड़ेगा, तो 4 गुणा में 2, जैसे हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, तो 4 गुना कर दो उसका, तो 2 गुणा में 4 यानी 8 हो गया, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। इसीलिए मुझे यहाँ पर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8। यानी कि एक तत्व को बैलेंस करने में कई बार दूसरा गड़बड़ा जाता है, इस बात को याद रखना। अभी मैं जब आगे चीज़ें समझाऊंगा तो आपको ये चीज़ काम आएगी समझने में, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब फाइनली अगर मैं देखूँ तो Fe3 बराबर बराबर है, ठीक है। 4 दूनी 8 H है और यहाँ पे 8 H है ना, 4 दूनी 8 बराबर बराबर है। 4 गुणा में ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बराबर बराबर है। तो प्रत्येक तत्व जो भी यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ है, जितना वो अभिकारक के पास है उतना ही वो उत्पाद के पास है, तो मतलब इसको हम बोलेंगे संतुलित समीकरण। अब इससे पहले कि मैं आपको संतुलित समीकरण करना सिखाऊं, फिर से एक और चीज़ रहती है वो समझ लो पहले। वो है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर ही क्यों रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हम इसको संतुलित करने लगे।
है ना। तो इसको संतुलित किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसकी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मगर अगर मान लो आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप सिंपली दिमाग लगा सकते हो कि अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ दूँ, है ना। मान लो आपने भी ये जो द्रव्यमान का संरक्षण नियम है क्लास 9वीं में अच्छे से नहीं पढ़ा, बट फिर भी आप कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस तो होती है ना सबके पास ऑलमोस्ट, हालांकि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली दिमाग लगा सकते हो यार कि यहाँ पर अगर एक Fe था, आपने कोई बर्तन लिया उसमें एक Fe डाला और H2O डाला, तो अपने आप Fe की मात्रा बढ़ कैसे जाएगी? अपने आप कैसे Fe बढ़ जाएगा भाई? जादू थोड़ी हो रहा है कोई कि आपने एक Fe डाला था और यहाँ पे 3 Fe प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता ना दुनिया में, ठीक है। वही द्रव्यमान का संरक्षण नियम भी कहता है। द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहता है? द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश होता है। मतलब अपने आप ऐसे नया द्रव्यमान किसी चीज का नहीं बन जाएगा और ना ही जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा ऐसे ही, है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो कुछ ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे तो Fe की मात्रा बढ़ी है ना, मतलब Fe का द्रव्यमान बढ़ गया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। आई बात समझ में? तो इसीलिए द्रव्यमान का जो संरक्षण नियम है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था, ठीक है, कि जो भी बच्चा इस कोर्स को ले रहा है मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा ना कि सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा बेसिक से एडवांस तक। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जा रहा कि अब संतुलित करना सिखाने ही लग जाऊँ। पहले जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूँ। आप इस लेक्चर को जब पहली बार देख रहे होगे ना तो बिल्कुल भी स्पीड में मत देखना, बिल्कुल भी जल्दीबाजी में मत देखना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि आप जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया, फिर कुछ दिन बाद कन्फ्यूजन होगी और दोबारा देखना पड़ जाएगा, बल्कि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए जब आप पहली बार देखो, ध्यान से देखो, अपने भी नोट्स बनाओ, साथ साथ ये PDF के नोट्स आपको मिलेंगे भी, ठीक है ना। और अगर आप खुद समझ के अच्छे और नोट्स बना सकते हो जो आपके समझ में आए आपके हिसाब से, तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, जितना पहले था उतना ही रिएक्शन के बाद भी रहेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे संतुलित करेंगे। तो देखो, तीर एंड तुक्का वाला मेथड तो ठीक है, वही लगाएंगे हम, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक सुधार करो। तीर एंड तुक्का में हम कुछ भी करने लग जाते हैं ना बैलेंस, लेकिन आपको एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात जिससे रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे आप करके देख लेना, अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस वीडियो के खत्म होते होते ना आपको लगेगा कि यार क्या बात है, हमें ये चीज़ें तो आ रही हैं अब, है ना। देखो, सबसे पहले जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करना शुरू करो, सबसे पहले धातुओं को संतुलित करो। मैंने क्या बोला? सबसे पहले धातुओं को संतुलित करो। धातु धातु कैसे पहचानोगे? टेंशन मत लेना, अगली स्लाइड में यही लिखा हुआ है मैंने कि आपकी क्लास 10th में सारे चैप्टर्स मिला के कौन कौन सी धातुओं के बारे में बात की गई है, कौन कौन सी अधातुओं के बारे में बात की गई है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसके अलावा भी धातुएं होती हैं, लेकिन जो मेन है जो आपके चैप्टर में इस्तेमाल की गई हैं, जिनके ऊपर केमिकल रिएक्शन पूछी गई है, वो ये हैं। तो ये भी आप पहचान लोगे, आप टेंशन मत लेना। पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा भाई मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था ना कि इस कोर्स को लेने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पूरे साइंस में क्लास 10th की, तो वो सच में नहीं आएगी, है ना। देखो, मैंने क्या बोला? सबसे पहले धातुओं को संतुलित करना। जब धातुएं संतुलित हो जाएं तो आपको आना है अगले स्टेप पे, यहाँ पर फिर अधातुओं को संतुलित करना। लेकिन वो अधातुएं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं, अगर हैं तो, कई बार केमिकल रिएक्शन में इनके अलावा कुछ और नहीं होता है अधातु, तो कोई बात नहीं, इनको ही करो। याद रखना, ऑक्सीजन भी अधातु होती है, हाइड्रोजन भी अधातु होती है। ये मत सोच लेना मैंने अधातुओं को कहा और इनके अलावा तो ये कुछ और है, नहीं, ये भी अधातु हैं। लेकिन मैंने कहा पहले उन अधातुओं को संतुलित करो जो इनके अलावा नजर आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो, ठीक। जैसे ही आप इनको बैलेंस करोगे ना, तो कई बार ऐसा होगा कि जो पहले वाला मामला था, यानी कि धातु को जो आपने बैलेंस किया था वो गड़बड़ा गया हो, यानी कि फिर आपको वापस से जाके चेक करना है कहीं धातुएं गड़बड़ा तो नहीं गई। अगर गड़बड़ा गई तो उनको सही करो, फिर यहाँ पे आओ। अगर नहीं गड़बड़ाई है तभी अगले स्टेप पे जाओ।
अब आप सोचोगे गड़बड़ा कैसे जाएंगी, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि देखो यहाँ पर मैंने एक को बैलेंस किया तो दूसरा गड़बड़ा गया। जैसे हाइड्रोजन बैलेंस था ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन गड़बड़ा गया था तो हमने हाइड्रोजन को सही किया था। तो इसीलिए मैंने कहा था वो चीज़ याद रखना, अभी समझाने में काम आएगा कि जब हम एक तत्व को बैलेंस कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरा जो बैलेंस था वो अनबैलेंस हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप इस स्टेप पे आओगे तो ये मत सोचना कि पहला वाला स्टेप तो आपने कर दिया था, अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वापिस से जाना और धातुओं को देखना, फिर वापस आना और एंड में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करना। एक बार और रिपीट करता हूँ, फिर क्वेश्चन देखेंगे। मैंने क्या बोला कि भैया सबसे पहले धातुओं को संतुलित करो, उसके बाद अधातुओं को करो, और अधातुओं में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ दो पहले, उनके अलावा जो है उनको संतुलित करो, फिर वापिस से चेक करो धातुएं अभी भी बैलेंस हैं क्या, और फिर अगले स्टेप पे जाओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। अब मुद्दे की बात करते हैं कि कई बच्चों को पहचान में नहीं आता सर धातु कौन सी है, धातु कौन सी है। हालांकि धातु और अधातु का आपका अलग से चैप्टर है ना, लेकिन अभी मैं बस आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें धातु हैं। अभी मैं इनकी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, वो चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी आप याद रखना कि धातु है जिनका इस्तेमाल आपके अध्याय में हुआ है, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की बात नहीं कर रहा, पूरी क्लास 10th में मेनली इन्हीं धातुओं का जिक्र हुआ है केमिकल रिएक्शंस में, पूरी केमिस्ट्री में आपकी। ठीक है, तो सोडियम हो गया जिसका सूत्र है Na, कैल्शियम Ca, एल्युमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, कॉपर Cu, बैरियम Ba, पोटेशियम K, लिथियम Li, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। तो इतनी कर लेना। हालांकि इतना आप कर लोगे ना, आप कुछ केमिकल रिएक्शन बैलेंस करोगे तो जो बाकी की धातुएं बच गई जो मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया वो भी धीरे धीरे आप पता लग जाएंगी आपको। ठीक है, अच्छा अधातु कौन कौन सी आपको ज़्यादा पढ़नी है इस चैप्टर में? कार्बन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गई, हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। इनके अलावा भी हैं लेकिन पहले आप इतना समझ लो। और जैसा कि मैंने कहा था ऑक्सीजन भी अधातु ही है, हाइड्रोजन भी अधातु ही है, लेकिन जब भी केमिकल रिएक्शन में ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी धातु नजर आ रही पहले उनको बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आना। इतना समझ में आ गया? तो चलिए अब सीखते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक आसान सी, ठीक है ना, इक्वेशन से। यहाँ पे हमें Mg+O2 दिया गया है, क्या बनाता है ये MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखोगे तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, इसको सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी किया। बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो मैंने क्या कहा, पहले धातुओं को बैलेंस करो। तो यहाँ पे धातु क्या है? मैग्नीशियम धातु है, तो पहले धातु को बैलेंस करो, यानी स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, धातु को बैलेंस करना। तो मैग्नीशियम तो एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, तो मतलब मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। कौन बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को मुझे बैलेंस करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ बैलेंस नहीं थी, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने देखा कि यार ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो मुझे इधर 2 करना था, लेकिन मैं ऐसे 2 नहीं लिख सकता, ये गलत तरीका है। मुझे इस पूरे कंपाउंड को ही 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा वो चलेगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया ये चलेगा। लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको बैलेंस किया ऑक्सीजन को, ठीक है, क्योंकि मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ हो तो उसको करो धातु में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा कुछ और है ही नहीं ना, सिर्फ धातु ही है, तो वो वाला केस तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने इतना किया, अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, इधर भी 2 है, ठीक, लेकिन अब धातु को वापिस से जाओगे चेक करोगे कि पहले धातु बैलेंस था, है ना, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, लेकिन अब Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पर 2 हुए तो आप क्या करोगे, आप अगले स्टेप में इधर 2 लिख दोगे। ठीक है, मतलब क्या कि चाहो आप यहीं लिख दो, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं अगले स्टेप में लिखूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर 2 लिख दो, तो फाइनली आप देखोगे कि ये जो रिएक्शन है ये अब बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है, हालांकि ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इस सारे स्टेप करके दिखाओ। 1 नंबर में सवाल आता है, एक रिएक्शन 1 नंबर, तो आप सीधा डायरेक्ट में इसका पूरा आंसर मतलब यहाँ पर भी 2 लिख के आगे बढ़ जाओ सीधा यार। ठीक है, तो ये देखोगे अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि पहले धातुओं को बैलेंस करो, तो आप देखोगे तो जिंक यहाँ पे एक धातु होती है, मैंने आपको भी समझाया था ना कौन कौन सी धातु हैं, उसमें आप देख लो जिंक धातु है। तो पहले जिंक के बारे में सोचेंगे हम, तो जिंक यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 1, जिंक तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम अधातुओं पे आते हैं, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो भाई,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें, ऑक्सीजन को छोड़ दें, तो कौन बच रहा है? सल्फर। यानी कि फिर हम सल्फर को फोकस करेंगे। तो सल्फर यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी सल्फर देखोगे तो एक ही है। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी अधातु है वो तो बैलेंस्ड है, तो हमें चिंता नहीं करनी। अब बचता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनमें से किसी को भी पहले कर लो जैसा आपको सूटेबल लगे। जैसे इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड ही है। हाइड्रोजन की बस बात करनी है। हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब क्या? मतलब ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिया जाएगा जो ऑलरेडी बैलेंस्ड चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप सीधा लिख देना यहाँ पे इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, यानी कि ये पहले से ही संतुलित है। क्लियर हो गई बात? फिर से देख लो, Zn1 Zn1 है ना, SO4 यहाँ पर भी है, SO4 यहाँ पर भी है, H2 यहाँ पर भी है, H2 यहाँ पर भी है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लियर होगी बात? अच्छा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो हमने अभी एग्जाम्पल से समझा था पहले, संतुलित समीकरण का जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया तो यही वाला एग्जाम्पल था वहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अपने पास क्या है? यहाँ पे अपने पास है Fe, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये H2O के साथ। क्या बन रहा है यहाँ पर? Fe3O4 प्लस में क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पर पहले हम धातु देखेंगे। धातु है Fe, ठीक है ना? क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं क्या करूँगा? एक वाले को 3 से गुणा कर दूंगा, 3 एकम 3 हो जाएगा ना। अब 3 से गुणा करने का मतलब है कि यहाँ लिखना है आपको 3, ऐसे नहीं लिखना, याद रखना, ठीक है? तो मतलब जो अगला स्टेप होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले धातु को देखना है, धातु को सुलझाना है, तो यहाँ पे मैंने 3 गुना कर दिया, तो ये 3, ये 3, ठीक है। अब जैसे ही मुझे नज़र आ रहा है कि और कोई धातु तो नहीं है यहाँ पे, Fe एकमात्र धातु था, तो धातु वाला काम तो हो गया। जैसे कि मैंने कहा पहले धातु को बैलेंस करो, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब आओ अधातुओं पे। अधातुओं में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हमें देखना है पहले, लेकिन यहाँ पर तो अधातुओं में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही नज़र आ रहे हैं, तो मतलब अलावा तो कुछ नहीं है, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे फोकस करना है ना? किसको करें? देखो यार, हाइड्रोजन तो H2 है, H2 है, पहले से ही बैलेंस है। बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर मैं O की बात करूँ तो 4 4 है, और यहाँ पर O 1 है ना? गुणा करके आप बैलेंस करते हो, तो आप इस 1 को कितने से गुणा कर दोगे? 4 बन जाए, 4 से। यानी कि मुझे इस ऑक्सीजन को 4 से गुणा करना है, लेकिन ये ऑक्सीजन अकेला थोड़ी, तो कंपाउंड के अंदर है ना, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 4, याद रखना, मुझे 4 पूरे कंपाउंड को करना पड़ेगा, 4 गुना। तो मैंने यहीं पे 4 लिख दिया, आप चाहो तो अगले स्टेप में भी लिखो। अब जैसे ही मैंने इतना किया, मुझे चेक करना पड़ेगा कि धातु तो अभी भी ठीक है ना। अब देखो यार, जहां मैंने गुणा किया वहां पे Fe तो आ ही नहीं रहा है, तो मतलब वो तो अनबैलेंस नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो अलग लिखा हुआ है ना। तो देखो अभी भी 3, वो तो ठीक है अभी तक। लेकिन जो हाइड्रोजन पहले बैलेंस था ना, H2H2, अब उसका काम गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 4 दूनी 8 H हो गए, जबकि यहाँ पर 2 ही बचे हैं। तो मैं क्या करूँगा? इस 2 को 4 से गुणा कर दूँ तो ये भी 8 हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब इसको 4 गुना करना पड़ेगा सर। आ गई बात समझ में? देखो आसान लग रहा है ना। अब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, फिर आपको ये चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। याद रखना मेरी बात, शुरुआत में, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं ना वो कठिन लगती हैं, सबको लगती हैं। ठीक, एकदम से आप एक छलांग में सब कुछ नहीं पालोगे ना, तो आपको धीरे धीरे मेहनत करनी होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है, फिर वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये हो गया, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपकी किताब का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इसका पार्ट ए जो है ना अभी अपने पास, उसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया, देखो, ठीक है। HNO3 CaOH ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस और H2O, ठीक है। अब इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं क्या देखूंगा भाई साहब? मैं सबसे पहले देखूंगा धातु कहाँ है। धातु होती है कैल्शियम। यहाँ पर जो कैल्शियम नजर आ रहा है ना जनाब, ये धातु है। कैल्शियम यहाँ पे लेफ्ट में, यानी अभिकारक के पास कितना है? 1, और जो उत्पाद बना इसके पास भी कितना है? 1। तो कैल्शियम तो बैलेंस्ड है यार, कैल्शियम की टेंशन मत लो। कैल्शियम के अलावा यहाँ पे सभी की सभी अधातुएं ही हैं, चाहे वो हाइड्रोजन की बात करें हम, चाहे नाइट्रोजन की बात करें, चाहे ऑक्सीजन, यही 3 चीज़ें हैं कैल्शियम के अलावा। देख लो आप, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब यही 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा कि भाई जब आप धातु को बैलेंस कर लो तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चिंता मत करो, पहले उनके अलावा जो भी अधातु है उसको बैलेंस करो, यानी कि n को बैलेंस करेंगे हम। तो n यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? 1। भाई इकलौता n है, ये याद रखना, 1 n है। जबकि यहाँ पर कितना दिख रहा है? देखो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है ना, मतलब ये 2 सबको गुणा करेगा, n को भी डबल कर देगा, O3 को भी डबल कर देगा। अभी हमें n से मतलब है नहीं, n यहाँ पर 2 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे n 2 है तो यानी कि इधर 1 है, गुणा करके मैं कर सकता हूँ, तो गुणा कितने से करनी पड़ेगी? 2 से। अब 2 से गुणा किसको करोगे? इस n को, क्या? नहीं, पूरे इस कंपाउंड को जहाँ पे n है, यानी कि इधर 2 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे n को 2 गुना करना है, मतलब इधर 2 लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस n के पाँव में से 2 लगा दिया, नहीं। ठीक है, जैसे ही आपने इतना किया, अब देखो कि कैल्शियम पे फर्क पड़ा, क्योंकि हमें धातु चेक करनी होती है हर बार, धातु कहीं अनबैलेंस ना हो गई हो। याद है ना स्टेप सारे, कि भाई वापिस से आप धातु पे जाओगे। तो कैल्शियम पहले बैलेंस था, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि जहां मैंने 2 से गुणा किया यहाँ पे कैल्शियम नहीं है ना, तो कैल्शियम तो अभी भी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो n बैलेंस हो गया है, Ca पहले से बैलेंस था, ठीक है, n2 n2, ठीक है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे आते हैं, किसी एक को देखते हैं पहले, है ना। जैसे कि पहले देखते हैं हाइड्रोजन को, देख लो चलो यार, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गुणा में n, यानी 2n तो यहाँ पर है, प्लस h, यहाँ पे 2 बाहर है ना ब्रैकेट के, इसको h को भी डबल करेगा, 2 और 2 4, 4 h है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 ही हैं। तो एक काम करो, क्योंकि यहाँ पर आपको h कितने दिख रहे हैं? 2, और यहाँ पर, ठीक है, 2h यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, और 2 ही h यहाँ, 2 और 2 4। तो क्या करोगे? इधर वाले को 2 से गुणा कर दोगे, यानी कि इधर 2 से गुणा हो जाएगा। अब जैसे ही आपने 2 से गुणा किया, आप चेक करो क्या धातु को छेड़ा आपने? नहीं, धातु तो अलग लिखा होगा ना, यहाँ पे धातु है ही नहीं, तो धातु तो ही बैलेंस रहेगा। क्या जो आपने दूसरा चीज बैलेंस की थी पहले, है ना, जैसे n, उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे n नहीं है ना, आपने यहाँ गुणा किया तो n भी ठीक रहेगा। चलो, तो यानी कि हमने शुरू में देखा था कैल्शियम बैलेंस था, उसके बाद हमने देखा था नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया हमने, उसके बाद अब हाइड्रोजन को भी कर लिया ना। फिर से देख लो, चाहे हाइड्रोजन यहाँ पर 2, और यहाँ पे लेफ्ट में ही 2 हैं, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 गुणा में 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन, सही है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, अब देखते हैं ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है। देखो O3 था, लेकिन आपने इसका डबल किया था ना, तो 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन है 8। अच्छा, यहाँ पर कितने हैं साहब? यहाँ पर है 3 गुणा में 2 यानी कि 6, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 है और ये 2 से गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 गुणा में 1 यानी कि 2, तो 6 और 2 8, मतलब कि सब कुछ बैलेंस हो गया। देख लो, चाहे चेक कर लो, ठीक है। ये था इसका पार्ट ए। पार्ट बी की बात करते हैं, ये है पार्ट बी। NaOH H2SO4 क्या बना रहा है? Na2SO4 और H2O। सबसे पहले हमें क्या करना है जनाब? धातु। धातु यहाँ पे कौन सा है? सोडियम। कैसे पता है? वैसे तो आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता तो मैंने लिस्ट दे दी है आपको धातु की, वहां से देख लेना। तो क्या धातु बैलेंस्ड है पहले से? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n है 1, जबकि यहाँ पे n है 2। आप इसको गुणा करोगे 2 से। अब जैसे ही आप इसको 2 से गुणा करते हो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे थोड़ी लिखोगे, 2 से गुणा करने का मतलब है यहाँ पे लेफ्ट में गुणा करना है ना, तो लेफ्ट में जिस कंपाउंड के पास Na है उस पूरे कंपाउंड को डबल कर दोगे। समझ में आई बात? पूरे कंपाउंड को डबल किया जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या कि यहाँ पर 2 आएगा। अब आपने कर दिया, यहाँ पे 2 Na हो गए, यहाँ पर भी 2 है, Na तो बैलेंस हो गया साहब। अब Na के अलावा क्या है? किसी भी एक तरफ देख लो भाई, Na तो बैलेंस हो गया। Na के अलावा हमें ऑक्सीजन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन नजर आ रहा है, सल्फर नजर आ रहा है। ये सब क्या है? अधातुएं हैं। अब मैंने कहा था जब आपको अधातु नजर आए, धातु का काम हो चुका हो, मतलब धातु बैलेंस हो चुकी हो, तो आपको ऑक्सीजन को भी छोड़ देना है, हाइड्रोजन को छोड़ देना है, उसके अलावा जो बच रहा है उस पर फोकस करना है, यानी सल्फर पे। चलो, सल्फर 1, सल्फर 1, तो मतलब क्या कि सल्फर तो बैलेंस्ड है, सल्फर तो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो सल्फर का काम खत्म हो गया।
अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख लो किसी एक को। जैसे हाइड्रोजन को देखो पहले, H यहाँ पर कितने हैं, 2 गुणा में H यानी कि 2H हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2H हैं, तो 2 और H कितने H हो गए, 4H यहाँ पर हैं। अच्छा इधर कितने हैं, 2 ही नज़र आ रहे हैं, तो इधर 2 ही H हैं, है ना, यहाँ पे तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पर 2 है। अब इधर 2 इधर 4, इस 2 को 4 बनाना है मतलब डबल करना पड़ेगा। अब डबल का मतलब क्या, कि इस तरफ जहाँ पे H है उस कंपाउंड को डबल कर दो, पूरे कंपाउंड को, यानी कि H2O को आप क्या कर दोगे सर, डबल कर दोगे। अब जैसे ही आपने इतना किया तो आप चेक करो क्या धातु पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आपने गुणा यहाँ करी, यहाँ पे धातु आई नहीं ना, धातु तो अलग लिखा है, उसको आपने छेड़ा ही नहीं है, तो मतलब धातु वाला स्टेप अभी बैलेंस्ड है। उसके अलावा यहाँ पे सल्फर नहीं आ रहा ना, जहाँ पे गुणा करी आपने नहीं आ रहा, तो मतलब सल्फर वाली चीज़ भी छेड़ी नहीं, सल्फर अभी भी बैलेंस्ड है। और हाइड्रोजन अभी भी आपने बैलेंस किया है ना, यहाँ पर 2H, यहाँ पे 2H 4, यहाँ पे 2 गुणा में 2 यानी कि 4, ये भी बैलेंस्ड है। क्या चीज़ रह गई सर, क्या चीज़ रह गई यहाँ पर, ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर O4 यानी कि 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन उसको डबल कर दिया गया है, यानी कि हो गया 2 ऑक्सीजन, तो 2 और 4 6 O हैं। और यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, यानी 4 ये रहा, और डबल किया गया था यानी 2 O यहाँ पर है, तो 4 और 2 6, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लो जनाब, हो गया सवाल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस आरएम बैच में आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी, आप टेंशन मत लेना, पूरे साल हम लोग साथ रहेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी इस ऐप पे आके ये कोर्स परचेज़ किया है उनको साइंस में तो मैं कोई टेंशन आने नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए अब इसका सी पार्ट देखते हैं ज़रा एक बार, है ना। सी पार्ट देखो, NaCl AgNO3 क्या बन रहा है, AgCl और NaNO3, है ना, सी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ 6 क्वेश्चन की, ठीक। तो यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर चेक करो पहले कि धातु है क्या यहाँ पे कुछ, हाँ, सोडियम एक धातु होती है, सिल्वर भी एक धातु होती है, Ag मतलब सिल्वर सर, चांदी, ठीक है, तो चांदी धातु होती है ना। तो Na1 तो भाई Na तो यहाँ पर भी एक एक बैलेंस्ड है। दूसरी धातु देखो, क्योंकि हमें पहले धातुओं को फोकस करना है, यहाँ पर Ag1, यहाँ पे Ag1, ये भी बैलेंस्ड है सर। अब जैसे ही ये बैलेंस्ड है तो हम क्या बोलेंगे कि यार धातु वाला स्टेप तो अपना ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं लेनी यहाँ पे। धातु के अलावा क्या क्या बच रहा है, अधातु कौन कौन से बच रहे हैं, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही 3 है। मैंने कहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा पहले देखो, यानी इसको छोड़ दो, हाइड्रोजन तो इसमें ही नहीं खैर, यानी कि पहले इन दोनों को करो, क्लोरीन और नाइट्रोजन। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, और यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन है, बैलेंस्ड है। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे ये वाला एन तो छोड़ दिया आपने, नहीं भाई ये नाइट्रोजन नहीं है। जब एक कैपिटल लेटर लिखा है उसके बाद एक स्मॉल, मतलब ये एक ही चीज़ है, कुछ और है, नाइट्रोजन नहीं है, सोडियम है, याद रखना। और ये कैपिटल इसके बाद कैपिटल आ गया ना, मतलब ये अलग अलग चीज़ें हैं, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। ये कैपिटल में एन लिखा है ना, उसके बाद ये स्मॉल में कुछ आ गया, मतलब ये नाइट्रोजन नहीं है सर, ये कुछ और है, क्योंकि ये पूरे 2 अक्षरों से एक चीज़ बन रही है, एक नाम सोडियम के लिए। जबकि यहाँ पर एन है, ये नाइट्रोजन है, क्योंकि इसके बाद कैपिटल ओ आ रहा है ना, मतलब ये एक चीज़ नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। समझ में आ गई बात। तो ये सोडियम है सर, नाइट्रोजन मत गिनना, ठीक है। नाइट्रोजन सिर्फ ये है, नाइट्रोजन कितने हैं, 1, नाइट्रोजन कितने हैं, 1, मतलब क्या है, बैलेंस्ड है। और कौन बच गया अभी, क्लोरीन बच गया। क्लोरीन कितने हैं, Cl 1, यहाँ पे Cl 1, ठीक है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 हो गया, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस्ड। हालांकि इतना टाइम नहीं लगाना था, वो मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लगाया आपको, ठीक है, ताकि मैं ना आपके दिमाग में वो प्रोसेस फीड कर सकूँ। ये मत कहना यार ये तो दिख ही रहा है, Na बराबर है NO3 एक बार, NO3 एक बार, Ag एक बार, Ag, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, साफ दिख रहा है। इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, इतना टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि भाई आपके दिमाग में कैसे घुसेगा वो प्रोसेस, कि पहले धातु को देखना है, उसके बाद धातु को देखना है, वो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, और फिर वापस चेक करना है, फिर यहाँ आना है। तो वो सारा तरीका ना शुरुआत में जब आप कर रहे हो तो जल्दी जल्दी मत भागो, उस तरीके को फॉलो करो, मेथड को फॉलो करो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना, ठीक। चौथे पार्ट की बात करते हैं, पार्ट डी की। तो पार्ट डी में है BaCl2 और H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, BSO4HCl बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो धातु Ba बैलेंस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसके अलावा मैं देखूँ तो क्लोरीन बचता है, सल्फर बचता है, ऑक्सीजन बचता है। ऑक्सीजन को हम बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को देखो। इन दोनों में भी देखोगे
तो सल्फर तो ऑलरेडी सल्फर एक बैलेंस्ड है। क्लोरीन की बात करते हैं, Cl2 है, क्लोरीन कितने हैं 2, जबकि यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1, यानी इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 2 करने का मतलब पूरे कंपाउंड को 2 गुना करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और ये जो कंपाउंड है इसको 2 गुना कर दूँगा। इसको 2 गुना करने से Ba पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं धातु पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो 2 इंटू Cl यानी 2 Cl होगा, इधर भी 2 है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो O4 पहले से है, इतनी तो नज़र आपको आपकी चली गई होगी। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे H2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी H को डबल कर दिया यानी कि 2H है, मतलब ये बैलेंस हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो चलो ये बैलेंस हो गया। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको बैलेंस करना आ गया है तो आप इसको करके देखना है एक बार। अब क्योंकि यहाँ पर ये देखो वर्ड्स में लिख दिया गया ना, तो कई बार बच्चों को चेंज करना नहीं आता इसमें, ये मैंने चेंज कर दिया गया है, मतलब कर दिया है। इसके बाद ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, ये आप खुद ट्राई करना। देखो आपको दिक्कत इसमें कहाँ आएगी भाई, इससे इसमें चेंज करने में यही आएगी ना। तो ये देखो पहला वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये रहा, कैल्शियम कार्बोनेट का ये रहा, जल यानी पानी का ये रहा। तो यहाँ तक मैंने कर दिया है, ठीक है। और ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आप खुद करोगे। अब ऐसे ही जो इसका पार्ट बी है वो देखो मैंने यहाँ कर दिया है, और ये भी, ठीक है ना, आपको खुद करना है, ठीक है ना, डू योर सेल्फ। इसी तरह से इसका पार्ट सी एल्युमिनियम, कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कॉपर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अच्छा बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे हमें पता कैसे लगता है कि इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा। यार उसके लिए क्लास 9th, ठीक है, का चैप्टर नंबर 3 और 4 अच्छे से पढ़ लो। एक बार 3 पढ़ लोगे तब भी आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 जो कि यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, फ्री है, ठीक है ना, वहाँ पे आप जाके देखो, हिंदी मीडियम अकेडमी पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। इसी तरह से देखो मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें लिख दी हैं कि भाई इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या, ठीक है। बाकी ये आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने आपको मेथड समझा दिया, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करा दिए। अब ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैं ये PDF आपको, ठीक है ना, इस लेक्चर के इसमें दे दूंगा, ये भी जिन बच्चों ने भी आरएम बैच ज्वाइन किया हुआ है इस एक स्टडी ऐप पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।